Welcome back. As you can see, we are developing a Python MySQL project for inventory management system and this is part number 2. इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटाबेस और टेबल को डिजाइन कर लिया है और साथ ही हमने इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट रोड मैप को और फंक्शनैलिटीज को और साथ ही इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्कस किया था। यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में आगे बात करते हैं। नाउ इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे हम अपने इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए मेन्यू डिजाइन करेंगे। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में जितने भी फंक्शनैलिटीज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं उन सब के फंक्शंस को हम डिफाइन करना सीखेंगे। नाउ जब बात आ रही है फंक्शन की तो हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, हम टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरीज में अपने ऑपरेशंस को रखेंगे, लाइक आइटम डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, सप्लायर डिटेल्स, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट। और इन सारे डिफरेंट कैटेगरीज में लाइक अगर मैं आइटम की बात करूं तो उसमें ऐड, एडिट, फिक्स रेट, सर्च आइटम, डिलीट आइटम, और इसी तरह से कस्टमर में ऐड, एडिट, सर्च एंड डिलीट। सप्लायर में भी बिल्कुल उसी तरह से CRUD ऑपरेशंस होंगे। एंड देन ट्रांजैक्शन की जो कैटेगरी होगी उसमें हम सेल आइटम और परचेज आइटम को रखने वाले हैं। और फाइनली जब हम रिपोर्ट्स रेडी करेंगे तो उसमें जितने भी हमारे डिटेल्स हैं लाइक आइटम डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, सप्लायर, सेल डिटेल्स, परचेज डिटेल्स, ये सारे लिस्ट आउट करेंगे। और साथ ही साथ हम डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राफ रेडी करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सेल रिपोर्ट्स की। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले तो हम अपने मेन्यू को रेडी करते हैं एंड इसके बाद में हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को 1 बाय 1 इंप्लीमेंट करेंगे। सो मैं चलता हूं सीधे अपने पाइथन शेल पे। सबसे पहले मैं अपनी इस फाइल को एक लोकेशन पे सेव कर लेता हूं। इसके लिए मैं F ड्राइव में चलता हूं, यहाँ पे इन्वेंट्री नाम का फोल्डर रेडी करता हूं एंड इसके अंदर मैं इसे menu.py के नाम से सेव कर लेता हूं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए मेन्यू रेडी करना पड़ेगा। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इस मेन्यू में हमें 5 डिफरेंट चॉइसेस इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। First is your item, second is your customer, third is your supplier, fourth is your transaction and fifth is your report। और obviously 6th चॉइस हमारी होगी एग्जिट के लिए, बिकॉज हमारी ये जितना भी मेन्यू है ये एक पर्टिकुलर लूप में कंटिन्यू होगा जब तक हम एग्जिट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ले लेते हैं अपना while लूप एंड इस while लूप के अंदर में मैं सारे मैसेजेस को डिस्प्ले कर देता हूँ। आई मीन एंटर योर चॉइस एंड अदर ऑप्शंस को मैं पहले प्रिंट कर देता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूं 1 by 1। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय प्रिंट स्टेटमेंट। अब यूजर इसमें से जो भी चॉइस इनपुट करेगा उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और उसके अंदर मैं इंटीजर फॉर्म में अपने इनपुट को एक्सेप्ट कर दूंगा। नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग द इनपुट ऑब्वियसली मैं इस सारे ऑप्शंस के लिए केसेस इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इफ स्टेटमेंट, जहां पे मैं इंडिविजुअली CH की वैल्यूज को कंपेयर करूंगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के लिए। और टेम्पररी मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सिंपली इसे चेक करने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो चलिए मैं बाकी इफ स्टेटमेंट भी रेडी कर लेता हूं। सो ये सिंपल मैंने चॉइसेस को इंप्लीमेंट कर लिया है और यू कैन सी मैंने 6 नंबर में ब्रेक कीवर्ड यूज किया है कि अगर कोई यूजर ऑप्शन नंबर 6 डाले तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम सीधे अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो नाउ यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आर कमिंग। मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ तो दिस इज शोइंग यू द ऑप्शन नंबर 1 एंड देन अगेन चॉइस इज कमिंग। नाउ अगर मैं 2 लेता हूँ तो फिर से आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लूप फिर से मेरा चल गया। नाउ दिस टाइम इफ आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 6 तो देखिए ये मेरा एग्जिट हो गया। इसका मतलब ये मेरा मेन्यू प्रॉपर बन चुका है। नाउ एज यू कैन सी मुझे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लेने पर आइटम्स के लिए चॉइसेस इंप्लीमेंट करना है और हमने देखा था आइटम्स के लिए हमारे पास जो ऑपरेशंस होंगे वो होंगे बेसिक CRUD ऑपरेशंस जिसमें ऐड आइटम, एडिट आइटम्स, रेट फिक्स करने के लिए फिक्स रेट लेंगे, ऑब्वियसली सर्च आइटम्स एंड डिलीट आइटम्स एंड 6 नंबर इज ऑब्वियसली माय ब्रेक स्टेटमेंट या एग्जिट स्टेटमेंट। तो चलिए अब मैं इस प्रिंट 1 को हटा के आइटम्स के लिए फिर से चॉइस यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लूंगा और अगेन सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर चॉइस।
सो नाउ इसके बाद मैं आइटम से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने की चॉइसेस को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ. सो आई स्टार्ट विथ लाइक \n ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माई एड आइटम, एंड देन \n2 सिमिलरली एडिट आइटम, एंड सो ऑन. मैं बाकी सबको कंप्लीट कर लेता हूँ. सो मैंने यहाँ पे सारी चॉइसेस को इम्प्लीमेंट कर लिया है. अब इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ ch, और इस ch के अंदर जाके मैं अगेन इनपुट स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ. एंड ऑब्वियसली जितने ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिए हैं इनके लिए भी मैं अपना केसेस जनरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट. सो फिर मैं इसके लिए भी सेम पैटर्न पे सारी चॉइसेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ. मैं यहाँ पे चेक करने के लिए फिर से मैसेज डाल देता हूँ 1, एंड सेम फॉर अदर्स ऑल्सो लाइक. So this my item options are also ready now. चलिए इसे भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं. So now it is saying that enter your choice. तो if I select option number 1, so यहाँ पर देखिए अब ये आ रहा है add item to edit fixed rate, and ये इसके अंदर के मेन्यू को दिखा रहा है अब आइटम के. Then if you select 1 number option, again it is coming back. तो चलिए यहाँ पर भी अब मुझे while लूप यूज करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पे भी सबसे पहले ले लेता हूँ while true, ताकि ये भी लूप मेरा कंटिन्यू तब तक चले जब तक मैं 6 नंबर ऑप्शन को नहीं लेता हूँ. सो मैं इसे भी थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ. सो नाउ इट इज रेडी. लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन. एंड इससे पहले मैं यहाँ पे ये जो मैंने मिस्टेक की थी \n3 देन \n इज माई 4, इसे मैं ले लेता हूँ. नाउ इट इज ओके. लेट्स रन इट. सो नाउ ऑप्शंस आर कमिंग. लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1. सो यू कैन सी मेरा ये आइटम का चॉइस का लिस्ट आ गया है. अब इसके बाद अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 1, सो अगेन नाउ इट इज इन द लूप, इट इज वर्किंग प्रॉपरली. इफ आई एग्जिट फ्रॉम हियर तो मैं अपने मेन मेन्यू में वापस आ जा रहा हूँ. सो अब अगर मैं 6 ऑप्शन लूंगा तो मैं फाइनली अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर गया हूँ. तो जैसे मैंने ये लूप यहाँ पे लगाया है आइटम के लिए, यही कोड मैं ऑब्वियसली कस्टमर के लिए भी लिख लेता हूँ. तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले लेता हूँ. सो दिस इज माई सेकेंड ऑप्शन जहाँ पे मैं कर दूंगा इन सारे आइटम्स को कस्टमर. Now in this customer we are taking 5 options like add customer, edit customer, search and delete, and 5th is your obviously exit. So मैं चलिए इनके लिए अब इन ऑप्शंस को भी करेक्ट कर लेता हूँ. So this is 1, 2, 3, 4 and the 5th one is my exit या break. So मैं यहाँ पर इसे ऑप्शन नंबर 6 में कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉरी 5 में. So ये मैंने ऑप्शन नंबर 5 ले लिया. Now it is okay. चलिए इसे भी रन करके देख लेते हैं एक बार. So now if I select option number 2, it is working. Then if I select option number 1, again the customer choice list is coming और menu is coming. अगर मैं यहाँ से 5 करूँगा तो मैं main list में आ जा रहा हूँ. And then if I select 6 तो ये exit कर जा रहा है. So it means it is working properly. तो चलिए मैं इसी तरह से बाकी categories के लिए भी choices को implement कर लेता हूँ. So मैं क्या करता हूँ, same code को same pattern पे paste करके edit करके फिर execute करता हूँ. So now you can see I have created menus for all the categories. like option number 3 में मैंने ये supplier के लिए ready कर लिया है. 4 में मेरे पास 2 options हैं, sale and purchase. 5th में जो report category है उसमें item, customer detail, supplier, sale report, purchase report, इन सब का मैंने choice implement कर लिया है. और इस तरह से ये testing के लिए मैंने cases भी ready कर लिए हैं. So overall ये मेरा main menu का पूरा structure ready हो चुका है. चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. सो इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है. सिमिलरली मैं अदर्स को भी चेक कर लेता हूँ. रेस्ट एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन. सो लेट्स रन इट अगेन. सो नाउ यू कैन सी मेरा ये मेन मेन्यू आ चुका है. चलिए मैं अब इसमें से सपोज ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करूंगा तो देखिए ये सप्लायर की डिटेल्स आ रही है. मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. ना अब मैं इससे एग्जिट करता हूं और मैं चलता हूं अपने ऑप्शन नंबर 4 पे. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन ऑप्शंस आ रही हैं. अगर मैं यहाँ से से फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करूंगा तो इट इज डिस्प्लेइंग 2 नंबर बिकॉज अभी मैंने वहाँ पे टेस्टिंग के लिए प्रिंट किया हुआ है. अब इसके बाद मैं मेन मेन्यू में वापस आ जाता हूँ 3 से.
एंड देन 6 करूंगा तो मैं एग्जिट कर जा रहा हूं। सो दैट मीन्स मेरा ओवरऑल ये मेन्यू स्ट्रक्चर रेडी हो गया। लेट्स स्टार्ट द फंक्शनैलिटीज अकॉर्डिंग टू गिवन द चॉइसेस। सो सबसे पहले हम आइटम के लिए वर्कआउट करना शुरू करते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे ऐड आइटम की बात कर रहा है, तो मैं इस प्रिंट की जगह यहाँ पे एक फंक्शन रेडी करूंगा अब, जिसका मैं नाम दे देता हूँ ऐड अंडरस्कोर आइटम। एंड देन मैं इस फंक्शन को अब डिफाइन करता हूँ इस व्हाइल लूप के ऊपर। सो आई स्टार्ट विथ डिफाइन ऐड अंडरस्कोर आइटम एंड इसके बाद में मैं ऑब्वियसली जब मैं आइटम्स ऐड करूंगा तो जो मेरा आइटम का टेबल मैंने रेडी किया था, यू कैन सी हियर देयर आर 5 फील्ड्स वी आर टेकिंग नंबर, नेम, परचेज रेट, सेल रेट एंड क्वांटिटी ऑन हैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चलिए मैं अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ आइटम्स ऐड करने के लिए। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आइटम नंबर, जहाँ पे मैं ऑब्वियसली इंटीजर फॉर्म में इनपुट लूंगा और यहाँ पे मैं मैसेज फ्लैश करता हूँ एंटर आइटम नंबर। एंड सिमिलरली मैं अदर वेरिएबल्स लेके उनके लिए भी इनपुट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर आइटम नेम एंड देन फॉर अदर फील्ड्स ऑल्सो। So now you can see I have taken 5 inputs, item number, purchase rate, sale rate and quantity on hand। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने 2 रेट्स लिए हुए हैं। जब भी हम कोई आइटम ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि परचेज रेट और उसका सेल रेट जो है हमारे पास फिक्स है, या जब हम आइटम को ऐड करेंगे उस समय हम फिक्स कर लेंगे। इसके बाद जितनी बार हम परचेज करेंगे अपने उस पर्टिकुलर आइटम को, तो उसका जो परचेज रेट है और जब सेल करेंगे तो उसका जो सेल रेट है वो अपने आप अपीयर होगा। इन केस 5 महीने या 6 महीने के बाद आपका परचेज रेट चेंज होता है और उसकी बेसिस पे अगर आपको सेल रेट चेंज करना है तो वो हम फिक्स रेट का जो चॉइस इंप्लीमेंट करेंगे वहां जाके टाइम टू टाइम चेंजेस करते रह जाएंगे और हमारे आइटम टेबल में वो रेट्स अपडेट होते जाएंगे और उसकी बेसिस पे सेल या परचेस करेंगे तो उस समय पे ऑटोमेटिकली ये रेट वहां पे अपीयर होते चले जाएंगे। सो अब इसके बाद में बात आ रही है कि हमने ये जो इनपुट किया है, इसके बाद ऑब्वियसली इन इनपुट्स को मैं क्या करूंगा, अपने MySQL डेटाबेस, जहां पे इन्वेंट्री नाम से मैंने डेटाबेस रेडी किया हुआ है जिसके अंदर आइटम टेबल रेडी किया है, वहां जाके ये डेटा स्टोर होगा। इसका मतलब मेरे इस पाइथन प्रोग्राम को मैं कनेक्ट करूंगा अपने MySQL के साथ में। तो सबसे पहले तो मुझे उसके लिए कुछ लाइब्रेरीज लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ import mysql.connector as SQLT। तो ये मेरी लाइब्रेरी अब इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस SQLT के थ्रू मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेडी करता हूं कौन, जहां पे मैं लिखता हूं SQLT.connect। इसके अंदर हम 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। सबसे पहले होता है मेरा होस्ट, जो हम यूज करते हैं लोकल होस्ट। एंड इसके बाद जो सेकेंड हमारा आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज योर यूजर, जहां पे हम लिखते हैं रूट। एंड आफ्टर दैट द पासवर्ड फॉर MySQL, दैट इज ऑब्वियसली आपने जो डिफाइन किया होगा। फॉर मी इट इज संजय एंड आपने जो लिया है वो आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। एंड द नेम ऑफ डेटाबेस, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था, हमने यहाँ पे इन्वेंट्री डेटाबेस रेडी किया है, तो मैं इसे ले लेता हूँ इन्वेंट्री। एंड ऑब्वियसली इसके बाद में मेरा ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा कौन के नाम से। इसके बाद में मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेडी करूंगा कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर। एक्चुअली ये जो कर्सर है ये बेसिकली एक रिकॉर्ड सेट है जो मेरे पाइथन के लिए एक वर्चुअल टेबल का काम करेगा। इन द सेंस MySQL से जो भी डेटा ट्रांजैक्ट होगा वो पहले मेरे कर्सर ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा और जो मेरा प्रोग्राम का इंटरैक्शन होगा वो इस कर्सर के डेटा के साथ होगा और ये कर्सर उस डेटा को सेंड करेगा या रिसीव करेगा MySQL के साथ में। नाउ आफ्टर दिस, जब मेरा ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो सबसे पहले तो मैं जो भी डेटा मैंने यहाँ आइटम्स या जो डिफरेंट वेरिएबल्स मैंने लिए हैं उसमें जो इनपुट किया है उसे मैं क्वेरी के थ्रू, दैट इज इंसर्ट इनटू क्वेरी को मैं कॉल करूंगा और उसे मैं कर्सर के थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ क्वेरी, जिसके अंदर मैं सेम कोड लिख लेता हूँ इंसर्ट इनटू, ऑब्वियसली माय टेबल नेम इज आइटम एंड द वैल्यूज आर, इस ब्रैकेट के अंदर में मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर्स प्लेस करूंगा। तो आइटम नंबर इंटीजर है, नेम मेरा कैरेक्टर है एंड ऑब्वियसली रेस्ट ऑल आर
माई फ्लोट एंड इंटीजर्स, तो मैं इनके लिए 5 डिफरेंट प्लेस होल्डर्स लूंगा। एंड देन हियर आई टेक दिस फॉर्मेट फंक्शन जो कि मेरे इन डिफरेंट वेरिएबल्स को पर्टिकुलर फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी कन्वर्ट करके सेंड कर देगा, आई मीन डेटा को। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फर्स्ट इज योर आइटम नंबर, सेकेंड इज आइटम नेम, थर्ड इज योर पी रेट, फोर्थ इज योर एस रेट एंड फिफ्थ इज योर क्वांटिटी ऑन हैंड। एंड आफ्टर दैट आई क्लोज दिस ब्रैकेट। सो ये मेरा क्वेरी अब रेडी हो चुका है। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा अपने कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो मैंने इसके अंदर इस क्यू को पास कर दिया एंड देन फाइनली जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, मतलब ये पूरा रिकॉर्ड मेरे कर्सर में आ जाएगा और ये अब रेडी होगा मेरे MySQL में ट्रांसफर करने के लिए। तो मैं इसे con.commit जब करूंगा सो दैट मेरा ये कर्सर से पूरा डेटा चले जाएगा MySQL में आइटम टेबल में। सो इस तरह से con.commit करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश करता हूँ, आइटम एडेड, और मुझे इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। सो मैं उसे भी यहाँ पे लिख के कंप्लीट कर लेता हूँ। सो नाउ इट इज ओके। चलिए अब मेरा ये फंक्शन रेडी हो चुका है और मैंने ऑलरेडी इसे यहाँ पे कॉल भी कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनवैलिड सिंटैक्स, इट इज शोइंग अस समवेयर, यस हियर इट इज शोइंग इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉमा से इन्हें सेपरेट नहीं किया हुआ है। Let's run it again. So now it is working. Let's go to option number 1 now. So you can see here it is showing you add item. So मैंने जैसे ही 1 नंबर ऑप्शन लिया, so अब आप देख रहे हैं it is asking for enter item number. मैंने item number 1 लिया, नेम में मैंने लिया soap, purchase rate say for example is 34 and the sale rate is 40 rupees, quantity on my hand is 100. So now you can see it is added, right? So मैं अपने MySQL में आ जाता हूँ, this is my MySQL, और यहाँ पे मैं इसे चेक करता हूँ कि क्या ये सही में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। So I can simply write select star from my item, then execute it. So you can see it is stored in my item table. इसका मतलब ये मेरा प्रोग्राम का ट्रांजैक्शन पार्ट या प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने ऐड आइटम किया, सेकंड ऑप्शन था मेरे पास एडिट का। एडिट में चलिए अब हम इसको भी डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं एडिट अंडरस्कोर आइटम। जब हम एडिट करेंगे तो ऑब्वियसली पहले तो मेरा प्रोग्राम बोलेगा कि आप अपने प्रोग्राम में आइटम कोड इंसर्ट करिए। हमारा जो भी आइटम कोड हम डालेंगे हम चेक करेंगे क्या वो मेरे आइटम टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तो वो एग्जिस्ट करेगा तब हम उसके लिए बोलेंगे कि उस आइटम का आप नाम चेंज कर दीजिए, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक एरर मैसेज आएगा कि यू आइटम नॉट फाउंड। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं आइटम नंबर, जहां की मैं इनपुट कर देता हूं एंटर आइटम कोड या आइटम नंबर। सो मैंने लिख लिया एंटर आइटम नंबर एंड देन आफ्टर जो भी आइटम नंबर रिसीव होगा मैं एक क्वेरी रन करूंगा यहाँ पे। उसके लिए एक स्ट्रिंग रेडी करूंगा जहां पे मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑब्वियसली माय टेबल नेम दैट इज आइटम वेयर माय आइटम नंबर इक्वल टू माय प्लेस होल्डर, देन सेमी कॉलन, देन डॉट माय फॉर्मेट, जिसके अंदर में मैं इस वेरिएबल आइटम नंबर को पास कर दूंगा। ये मेरी क्वेरी रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड इसके अंदर में मैं सेंड करूंगा क्यू को। अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो मेरे कर्सर के पास एक मेथड होता है fetch1। अगर वो fetch1 में वैल्यूज आ जाएंगी मतलब वो ट्रू होगा, इसका मतलब डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई विल सिंपली राइट इफ माई कर्सर डॉट fetch1 इज ट्रू, दैट मीन्स मैं यहाँ पे अब ऑफर करूंगा आइटम नेम equal to input, say for example enter item name, and then इसके बाद में मैं फिर से अब query execute करूंगा। so I can simply write, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर्सर ले लेता हूँ, डॉट एग्जीक्यूट करता हूँ और इसके अंदर में अब मैं
अपडेट क्वेरी को रन करूंगा. सो आई विल राइट अपडेट आइटम, देन सेट आइटम नेम इक्वल टू माई पोजीशन वैल्यू जो मैंने आइटम नेम वेरिएबल में अभी इनपुट की है. ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंडीशन होगी वेयर आइटम नंबर इक्वल टू अगेन प्लेस होल्डर, देन सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा, देन फॉर्मेट. एंड इसके अंदर में आइटम नेम मैंने आइटम नेम वेरिएबल में डाला है और आइटम नंबर मेरा आइटम नंबर वेरिएबल में है. जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन डॉट कमिट एंड ऑब्वियसली इसके बाद में हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे जो कि होगा हमारा प्रिंट आइटम एडिटेड. सो मैं इन्वर्टेड में इसे लिख लेता हूं. सो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस. एंड नाउ आफ्टर दिस अब हम इसे रन करेंगे, बट बिफोर दैट मैं इसका एल्स पार्ट भी कंप्लीट करता हूं जहां पे मैं बोलूंगा प्रिंट से आइटम नॉट फाउंड and then just close this. And now you try to run and check whether it is working or not. Invalid syntax because I think I have not closed this bracket of this execute method. Let's run it again. So now the options are coming. Go to option number 1. Now this time you select option number 2. And now because I have not called this function edit item in the main option, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूं. तो मुझे पहले तो इसे यहाँ पे कॉल करना होगा, then only ये वर्क करेगा. So that I am taking this to edit underscore item. Let's run it and see whether it is working or not. So this time I select option number 1, then option number 2. So now you see ये वर्क कर रहा है. It is asking for item number 1. So I am taking this one. मैं इसका नया नाम ले लेता हूँ soap से Dettol and then you press enter. So it is showing us error. The reason is what? Item number 1. I think मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, वो ये कि जब मैंने इसे अपडेट किया तो it should be in the single quotation mark. सो नाउ अब ये रन करेंगे तो सही होगा. तो चलिए इसे रन करके देखते हैं फिर से. सो दिस टाइम आई सेलेक्ट आइटम नंबर 1, देन 2, आइटम नंबर 1, देन सोप, देन से डेटॉल एंड देन मैं रन करूंगा तो यू कैन सी इट इज एडिटेड नाउ. एंड आप चाहें तो इसे एक बार फिर से सेलेक्ट करें तो और चेक करेंगे तो देखेंगे सोप डेटॉल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. मतलब मेरा आइटम अब अपडेट हो चुका है. नाउ द थर्ड इज योर फिक्स रेट. चलिए इसके लिए अब कोड करते हैं. सो मैं इसी तरह से एडिट आइटम के तरह बिल्कुल एज इट इज फिक्स रेट करूंगा और यहाँ पर सिर्फ मुझे एक काम करना होगा कि जब मैं यहाँ आइटम नेम ले रहा हूँ उसकी जगह मुझे लेना पड़ेगा परचेज रेट, जहाँ पे कि मैं बोलूँगा इंट और देन इनपुट और इसके अंदर मेरा मैसेज होगा एंटर न्यू purchase rate and then close this bracket before inverted comma हमें लेना पड़ेगा. It should be equal to first and then sell rate. So ये मैंने दोनों डाल लिया और यहाँ पे मैं अब इसकी जगह लिख लूँगा p rate equal to bracket and comma s rate equal to bracket means placeholder. and यहाँ पर जो फॉर्मेट है यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑब्वियसली पी रेट एंड व्हाट माई एस रेट. एंड इसके बाद में मेरा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो मैं बोलूँगा न्यू रेट अप्लाइड. सो नाउ माई दिस फिक्स रेट फंक्शन इज ऑल्सो रेडी, बट मुझे इसका नाम भी चेंज करना होगा तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फिक्स रेट. अब मैं इसे कॉल कर लूँगा. दैट इज माई ऑप्शन नंबर 3. सो लेट इट चेंज. सो मैंने इसे कर दिया फिक्स रेट. चलिए इसे भी रन करके देखते हैं. सो माई मेन मेन्यू इज कमिंग. 1 ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट फिक्स रेट, select item number 1. Now it is saying that enter new purchase rate. So I am taking it to say 40 rupees and the sale rate I am taking 50. So now you can see new rate is applied. Let's go to your SQL server. Earlier it is 34 and 40. So अब मैं फिर से execute करूँगा. So now you can say it is showing you the updated rate that is 40 and 50. So इसका मतलब मेरा ये function भी अब
रेडी कर रहा है। चलिए अब इसे क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद मैं अब नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज सर्च आइटम, इसे भी कंप्लीट करता हूं और डिलीट को भी कंप्लीट करता हूं। तो पहले अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सर्च आइटम। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने रेस्ट एडिटिंग और फिक्स रेट के लिए फंक्शन रेडी किया है। तो बिल्कुल मैं उसी हिसाब से इन्हें फिर से यहाँ से कॉपी करके वर्क करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया और अब मैं इस फिक्स रेट को चेंज कर देता हूँ सर्च आइटम में। एंड इसके बाद में मैं इनपुट करूँगा आइटम नंबर, देन सेलेक्ट करूँगा। एग्जिस्ट करेगा अगर मेरा डेटा तो मैं सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा सारा रिकॉर्ड। तो दिस टाइम मैं यहाँ पर यूज करूँगा डेटा फ्रेम को, और डेटा फ्रेम अगर मुझे यूज करना है इसका मतलब मैं यूज करूँगा यहाँ पे पैंडा लाइब्रेरी को। सो व्हाट आई डू हियर, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इम्पोर्ट पांडा एज पीडी, एंड देन मुझे एक और लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी दैट इज माई tabulate. Actually it should be from tabulate then import tabulate. So this is here and ये होगा pandas। तो ये मैंने ले लिया दोनों। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जब मैं सर्च करूँगा और ये अगर मेरा क्वेरी जो है q इक्वल टू दिस, इसे मैं कॉल करता हूँ। सो मैंने ये आइटम नंबर ले लिया और इफ दिस इज एग्जीक्यूटेड, सो मैं यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम को डिफाइन करूँगा विद द हेल्प ऑफ pd.read_sql। मैंने ये ऑलरेडी चेक कर लिया कि आइटम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे पास करूँगा इस क्वेरी को और कनेक्शन ऑब्जेक्ट दैट इज माई कॉन। सो ये मेरा डेटा फ्रेम रेडी हो जाएगा। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा और चूंकि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अपने डेटा फ्रेम को थोड़ा बेटर तरीके से, चलिए मैं पहले इसे रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर हम इसको चेंज करते हैं टैबलेट के द्वारा। सो अभी मैंने ये रन किया, मेरा ये मेन मेन्यू आ रहा है। इफ आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 1, सो यू कैन सी फोर्थ नंबर ऑप्शन इज सर्च आइटम। इफ आई सेलेक्ट आइटम नंबर 1, तो यू सी ये मेरा जो बेसिक डेटा फ्रेम है जहां पर कि ये मेरी आइटम्स की डिटेल जो है वो फर्स्ट रो ट्रीट हो रही हैं, प्लस ये इंडेक्स भी आ रहा है। तो मैं थोड़ा इसे बेहतर तरीके से डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे टैबुलेट लाइब्रेरी के टैबुलेट मेथड को यूज करूँगा। सो मैं उस कंस्ट्रक्टर के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट के अंदर टैबुलेट, एंड इसके अंदर में मैंने बोला इस डेटा फ्रेम को आपको लेना है और इसकी जो हेडर्स होंगी वो मेरी कीज होंगी। सो आई कैन सिंपली राइट कीज, एंड जो मेरा टेबल का फॉर्मेट है वो थोड़ा जिस तरह से MySQL में हम करते हैं वैसा होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर इस आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ PSQL, एंड आफ्टर दैट मुझे इंडेक्स नहीं शो करने हैं। सो शो इंडेक्स इक्वल टू मैं ले लूंगा फॉल्स, एंड नाउ इट इज रेडी। लेट्स रन इट अगेन। इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। अगेन रन करते हैं, अगेन बिकॉज ओके, सो मैंने यहाँ पे कॉमा प्लेस नहीं किया है। अब ये रन करते हैं तो सही होगा। सो नाउ इट इज कमिंग ऑप्शन नंबर 1, लेट मी मैक्सिमाइज इट। नाउ सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 4 सर्च, एंटर आइटम नंबर। सो नाउ यू कैन सी ये किस तरह से आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टैबुलेट नाउ। सो ये मेरा सर्च रेडी हो गया और फाइनली अब मैं डिलीट आइटम को भी इसमें रेडी कर लेता हूं। तो इसके लिए भी मैं ऑब्वियसली सेम ये जो फिक्स रेट का प्रोसेस है इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन को भी डिफाइन करने के लिए मैं इसे चेंज करता हूँ delete_item, और यहाँ पर मैं इसमें एंटर करूंगा। ये डिटेल्स आ गई। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो फिर मैं यहाँ पर सीधे सीधे जाके इस आइटम नंबर के डेटा को डिलीट करूंगा। सो आई विल राइट सिंपली डिलीट फ्रॉम माई टेबल नेम आइटम वेयर आइटम नंबर इज दिस, और फॉर्मेट में मैं सिर्फ पास करूंगा आइटम नंबर को। ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन आई विल राइट आइटम डिलीटेड, एंड अगर नहीं होगा तो आइटम नॉट फाउंड। तो अब मेरा ये फंक्शन भी रेडी है तो मैं इसे कॉल कर लेता हूं यहाँ पर। सो इट इज delete_item, एंड देन जस्ट ट्राई टू रन दिस।
So now you can see if I select option number 1 and then if I select option number 5 and suppose मैं item number wrong डालूंगा तो it is saying you item not found. So चूंकि मैंने सिर्फ एक ही item डाला है item number 1, so suppose मैं जाता हूँ और select करता हूँ 1, so you can say it is showing you item deleted. So अगर मैं option number 4 पे जाके सर्च करता हूँ item number 1, so item not found. So इसका मतलब अब ये मेरा आइटम का सारा ऑपरेशन आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है. नाउ अब बात आती है मेरे कस्टमर की. तो जो सेकंड चॉइस है कस्टमर की, उसमें भी तकरीबन वही ऑपरेशंस हैं, ऐड, एडिट, सर्च और डिलीट. लेकिन यहां पर मैं जब सर्च ऑपरेशन की बात करूंगा तो मैं सर्च करूंगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर नेम. तो यहां पर बाकी सारे फंक्शन तकरीबन वैसे ही होंगे, लेकिन सर्चिंग के लिए अब हम नेम को यूज करेंगे. तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम कैसे क्वेरी लिखते हैं. तो मैं क्या करता हूं, जितने भी ये फंक्शंस मैंने रेडी किए हैं इनकी कॉपी जनरेट करता हूं कस्टमर टेबल के लिए, कस्टमर मेन्यू के लिए, और सारे फंक्शंस रेडी करते हैं और इन्हें यहां पे कॉल करते हैं. तो मैं यहां पे सबसे पहले ले लेता हूं add_customer एंड देन मैं यहां पे कॉल करता हूं edit customer. और मैं इनके लिए सारे फंक्शंस जैसे मैंने अभी डिफाइन किया है इसे मैं बना लेता हूं और आपको प्रेजेंट करता हूं. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. सो नाउ यू कैन सी मैंने यहां पे दो फंक्शंस रेडी कर लिए हैं, ऐड कस्टमर और एडिट कस्टमर. आप देख सकते हैं यहां पे मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स CID, CNAME, CAddress मोबाइल में वैल्यूज इनपुट कर दी हैं. उसके बाद मैंने इंसर्ट इनटू क्वेरी एग्जीक्यूट की है, जहां पर उन सारी वैल्यूज को जो यहां पे हमने इनपुट की है इन वेरिएबल्स में, उनको हमने यहां ट्रांसफर किया है. उसके बाद cursor.execute के थ्रू इसे एग्जीक्यूट करवाया, con.commit के थ्रू ये MySQL में चले जाएगा, देन मैसेज कस्टमर एडेड. नाउ इसके बाद एडिट कस्टमर हमने डिफाइन किया, जहां सबसे पहले हम कस्टमर आईडी इनपुट करेंगे CID वेरिएबल में. उसके बाद में हम कर्सर के थ्रू इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, जहां हम चेक करेंगे कि इस कस्टमर में ये CID से रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट कर रहा है. अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए हमने लिखा cursor.fetch1, क्योंकि ये fetch1 मेथड ये एक्सेस करेगा. देन अगर ये एक्सेस करेगा तो हम एड्रेस इनपुट करेंगे और अपडेट क्वेरी रन करेंगे, जहां पर उस एड्रेस को हम इस वेरिएबल की वैल्यू से अपडेट करवाएंगे और CID की वैल्यू वही होगी जो हमने यहां पे डाली हुई है. अगर कस्टमर आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कस्टमर नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले कर देगा. नाउ हम जो फंक्शन रेडी करने जा रहे हैं दैट इज योर सर्च कस्टमर, और यहां पे मैं सर्च करना चाहता हूं नेम की बेसिस पे. तो चलिए देखते हैं इसके लिए जो मैं क्वेरी लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा. तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सर्च कस्टमर मेथड लिया. मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया CNAME और यहाँ पे मैंने बोला इनपुट मैसेज फ्लैश किया एंटर माय कस्टमर नेम, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ, जहाँ पर जो मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा वहां पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय कस्टमर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा वेयर माय CNAME इक्वल टू माई प्लेस होल्डर एंड देन सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ CNAME. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि मैं यहाँ पर जो यूज करने जा रहा हूँ ऑपरेटर सर्चिंग के लिए वो होगा मेरा लाइक, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं नाम डालूं उसके आगे और उसके पीछे कुछ भी कैरेक्टर हो उसको निकाल के आप दिखा दो. लाइक अगर मेरी एक ही टेबल में राजू नाम के 10 लोग हैं तो राजू के आगे कुछ हो या राजू के बाद कुछ हो, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाने चाहिए. इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो भी स्ट्रिंग मैं पास करूंगा उसके पहले कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बाद में भी कोई कैरेक्टर हो सकता है, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लाइक ऑपरेटर का. तो ये होगी मेरी क्वेरी इसके लिए. इसके बाद में मैं ऑब्वियसली इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. सो मैंने लिया cursor.execute, जहाँ पे मैं इस क्वेरी को पास कर दूंगा. नाउ इफ माई cursor. दिस टाइम यहाँ पर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, सो आई एम टेकिंग दिस टू फेच ऑल. अगर ये ट्रू होगा तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा उन सारे रिकॉर्ड्स को. तो मैं इसके लिए यहाँ पे डेटा फ्रेम रेडी करूंगा, जहाँ पे मैं बोलूंगा pt.read_sql, जहाँ पे फिर मैं पास करूंगा इस क्वेरी को और ऑब्वियसली मेरा कनेक्शन कॉन को, एंड इसके बाद में मैं इस df को प्रिंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ टैबुलेट. सो मैंने ये टैबुलेट कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसके अंदर df, देन मैं लिखूंगा हेडर इक्वल टू ऑब्वियसली माई कीज, देन टेबल फॉर्मेट
is definitely my PSQL and then finally मेरा show index को हम कर देंगे false and then close this I think ये inverted नहीं होगा, so मैं अगर इसे close करूँगा तो ये print ready हो चुका है and if it is not there मतलब ये record exist नहीं कर रहा है तो I will simply write customer not found, right? तो ये तो हो गया मेरा एक प्रोसेस। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं, बट बिफोर दैट मैं इसे कॉल कर लेता हूं, ये ऑलरेडी मैंने कॉल किया हुआ है। चलिए अब रन करते हैं। इट इज शोइंग अस इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज मैंने मोबाइल को कैरेक्टर डाला है, तो ये यहाँ पे सॉरी डिलीट कर देते हैं। देन यू ट्राई टू रन दिस। So now you can see it is running. Go to option number 2. Now if I select option number 3, then see what happens. It is asking you customer number, sorry name. I am taking this Sanjay, customer not found, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कस्टमर ऐड नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ customer ID 1, then I take Sanjay, then Kumar, address I am taking say Delhi, then mobile number, एंड देन ये ऐड हो गया। फिर दूसरा एक और कस्टमर हम लेते हैं, मैं सेम नाम ले लेता हूं संजय सिंह, एंड देन बिकॉज मैंने आईडी गलत डाल दी है इसलिए फिर से हमें इसे एग्जीक्यूट करना होगा। तो चलिए मैं फिर से रन करता हूं। नाउ दिस टाइम अगेन ऑप्शन नंबर 2, देन ऐड कस्टमर ऑप्शन नंबर 1 एंड यहाँ पे मैं आईडी डालता हूं 2, नेम इस दफा मैं दे देता हूं संजय सिंह। तो मेरे कस्टमर टेबल में 2 सेम नेम के पर्सन हैं। इसका एड्रेस दे देता हूं मैं कालका जी एंड देन दिल्ली, एंड आफ्टर दैट मोबाइल नंबर 4567812345। नाउ यू सी कस्टमर इज एडेड नाउ। चलिए अब हम सर्च करके देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 से कस्टमर नंबर इज माई संजय। सो नाउ व्हेन यू प्रेस एंटर सो यू कैन सी हियर कि मेरे दोनों नाम के पर्सन आ चुके हैं। इस सर्च फंक्शन को आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट आप चाहें तो एंटर CID करके सेम जैसा हमने आइटम में सर्च किया था या उसी तरह से आईडी की बेसिस पर आगे मूव कर सकते हैं, बट उसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। बट आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमने एडिट किया है, सॉरी सर्च किया है। नाउ हमने ऑप्शन नंबर 2 भी डाला हुआ है जिसमें हमने एडिट का ऑप्शन डाला है। चलिए उसे भी चेक करते हैं। एंटर कस्टमर एड्रेस, राइट नाउ इट इज दिल्ली। अगर मैं इसे कर देता हूँ नोएडा, then see it is edited. Now if you try to search it again, then see if I take this Sanjay Singh complete, so ये सिर्फ कालका जी दिल्ली दिखा रहा है। so अभी जो मैंने एडिट किया था उसे अगर आप चेक करना चाहें तो सिंपली आप टाइप करें संजय, यू कैन सी इट इज शोइंग यू नोएडा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कस्टमर का ऑपरेशन। एंड बचा इसका जो डिलीट का ऑपरेशन, उसे भी कंप्लीट करते हैं और उसी बेसिस पे मैं नेक्स्ट सप्लायर के लिए भी सारे फंक्शंस रेडी कर लेता हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय डिलीट कस्टमर फंक्शन, जहां पर सबसे पहले मैंने CID या कस्टमर ID इनपुट किया है इस वेरिएबल में। मैंने एक क्वेरी स्ट्रिंग रेडी की है जहां पे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर बोला और बोला कि CID की बेसिस पे सर्च करो। उसके बाद में मैंने इस रिकॉर्ड सेट कर्सर को एग्जीक्यूट करवाया। देन अगर ये डेटा इसमें एग्जिस्ट करता है, fetch 1 मैंने लिया यहाँ पे, तो ये डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर CID इक्वल टू इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और ये CID की जो वैल्यू पास होगी उससे मैचिंग डेटा जो कस्टमर में होगा उसे डिलीट कर देगा। अगर ये कस्टमर ID एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वी विल गेट द मैसेज, और मैंने इसे फाइनली यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो इस तरह से मेरा ये कस्टमर का सारा ऑपरेशन रेडी हो चुका है। थर्ड जो हमारा चॉइस था, कैटेगरी था, दैट वाज योर सप्लायर। तो चलिए अब हम इस सप्लायर के लिए भी सारे फंक्शंस रेडी करते हैं। तो मैं पहले इसे कॉल कर लेता हूं, फिर उन्हें डिफाइन कर लेता हूं, और ये बिल्कुल उसी तरह से होंगे जैसे हमने कस्टमर के लिए वर्कआउट किया है। तो इस पे मैं कुछ खास तवज्जो आपको नहीं दे रहा हूं। तो अब मैं एक एक करके यहां पर सारे मेथड रेडी कर लेता हूं सप्लायर्स के लिए भी। सो यू कैन सी ये मैंने फंक्शंस तो यहाँ पे कॉल कर लिया है। चलिए अब इन्हें हम एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमने यहाँ पर ये सप्लायर के लिए भी चारों फंक्शंस रेडी कर लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ऐड सप्लायर है। मैंने इसे डिटेल पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये एज इट इज जैसा मैंने आइटम और कस्टमर के लिए वर्कआउट किया है बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ हमने जो है वेरिएबल नेम चेंज किए हैं और जो क्वेरी हमने ली है वहाँ पे उस टेबल की फील्ड नेम अलग कर दी है। जैसे मैंने SID इनपुट कर दिया है, S नेम, S एड्रेस और मोबाइल ले लिया है।
उसके बाद हमने एक क्वेरी स्ट्रिंग रेडी की है जिसमें हमने लिखा है इंसर्ट इनटू, ऑब्वियसली इट शुड बी सप्लायर एंड देन वैल्यूज, और जहाँ पे हमने प्लेस होल्डर डाली है और ये जो वेरिएबल्स जिसमें हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं उसे हमने यहाँ पर ले लिया है। देन हम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के थ्रू इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे एंड माई एसक्यूएल में डालने के लिए हमने कॉन डॉट कमिट लगाया है एंड ऑब्वियसली उसके बाद में हमने मैसेज प्रिंट किया सप्लायर एडिड। इसी तरह से एडिट सप्लायर में हमने बोला कि आप सप्लायर आईडी पहले इनपुट करिए जो एसआईडी में स्टोर होगा, उसकी बेसिस पे ये सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी जहां पर ये जो एसआईडी की वैल्यू हमने पास की उसकी बेसिस पे ये डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके लिए हमने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लगाया है। अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो हम इसका एड्रेस चेंज करेंगे और उससे पहले डालेंगे सीएड में, और सीएड की बेसिस पे हम अपडेट क्वेरी रन करेंगे जहां पे हम बोलेंगे कि सप्लायर टेबल के एस एड्रेस को इस सीएड की बेसिस पे अपडेट करो जहां पर एसआईडी जो होगा जो हमने यहाँ पे इनपुट किया है वो होना चाहिए। और हमने यहाँ पे फॉर्मेट में आप देखेंगे सेम वही वेरिएबल्स एसहेड और एसआईडी को पास कर दिया है। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे कॉन डॉट कमिट करके सप्लायर को भी एडिट किया। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सप्लायर नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। एंड इन द सेम पैटर्न हमने सर्च में भी सेम उसी तरह से डेटा सर्च किया है। एग्जिस्ट करेगा तो हमने डेटा फ्रेम रेडी किया है जहां पर कि हम टैबलेट और प्रिंट को हेल्प से डीएफ के डेटा को प्रिंट करा देंगे। तो ओवरऑल ये सप्लायर हो चुका है। और डिलीट में हमने डिलीट क्वेरी रन की है जहां पर ऑब्वियसली जो सप्लायर आईडी हम पास करेंगे उसकी बेसिस पे ये डिलीट करेगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सप्लायर नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। सेम पैटर्न पे कर्सर डॉट फेच वन हमने यूज किया है। चलिए इसे भी अब रन करके देखते हैं ये सारे फंक्शंस रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई मेन मेन्यू। मैं यहाँ से थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ऐड सप्लायर में जाता हूँ, ऐड सप्लायर आईडी लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने बोला टेल एंटरप्राइज एंड देन एड्रेस से फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जनकपुरी एंड देन मोबाइल नंबर एंड देन यू सी इट इज एडेड। मैं एक और सप्लायर ऐड करता हूँ यहाँ पर and then you add it. So now it is added. So you just go to second option edit and then supplier edit. Suppose you take one, तो address you want to change it, तो मैं ले लेता हूँ न्यू कालका जी, ठीक है। So now I think मैंने मिस्टेक क्या कर दी, as ed is not defined। मैं इसे चेक कर लेता हूँ अपने edit supplier में जाके। तो क्यों यहाँ एक्चुअली मैंने सी एड ले लिया, इट शुड बी एस एड जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। नाउ इट विल वर्क। सो मैं अब रन करता हूँ इसको। सो नाउ माय मेन मेन्यू इज कमिंग। सो मैं जाता हूँ ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, देन यू सी सप्लायर आईडी 1, सप्लायर एड्रेस से फॉर एग्जांपल मैं नया एड्रेस डाल देता हूँ पंचकुला एंड देन यू सी इट इज एडिटेड नाउ। अब अगर आप सर्च करते हैं 3 नंबर में ऑप्शन नंबर 1, so you can see this is showing you the पंचकुला। आप चाहें तो यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो देखिए यहाँ पर भी ये अपडेटेड है। सो इसका मतलब मेरा एडिटिंग सही चल रहा है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 लेता हूँ, सो अभी ये बोल रहा है सप्लायर आईडी डाल लें। अगर मैं यहाँ से डालता हूँ 1 ऑप्शन, सो नाउ यू सी सप्लायर डिलीटेड। अब अगर आप चाहें तो इस क्वेरी को माई एसक्यूएल में रन करेंगे तो आप देखेंगे 1 नंबर सप्लायर डिलीट हो चुका है। So this is how we can understand all the supplier operations. So now I think I should stop my video here only because already हमारे वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम इसी प्रोजेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट फेज दैट इज सेल एंड परचेज फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उसमें हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम एक ही फंक्शन लाइक सेल फंक्शन से मल्टीपल आइटम को हम सेल करेंगे एक साथ, कैसे मल्टीपल आइटम्स हम परचेस कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम डिफरेंट टेबल्स में हमारा डेटा किस तरह से एक ही फंक्शन के थ्रू स्टोर होगा। और आज के सेशन में जितने भी हमने फंक्शंस इंप्लीमेंट किए आइटम से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड या सप्लायर से रिलेटेड, इन पे यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप उसके लिए कमेंट करें। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।